अगर हमें ना 10 मंजिला इमारत में जाना है तो उसके प्रोसेस हैं, तरीके हैं, सीढ़ियां हैं, लिफ्ट है, उनसे जाओगे। ऐसे उछलोगे तो नहीं चले जाओगे आप अपने आप में। आप कुछ मत करो, आप मेहनत मत करो, सिर्फ क्यूरियस हो, क्यूरियोसिटी डेवलप करो। क्यूरियोसिटी एक बार डेवलप हो जाएगी तो वो आपसे मेहनत ऑटोमेटिकली करवा देती है। जब मैं आपकी एज ग्रुप का था तो मेरी जो साइकोलॉजी होती थी सोचने की वो ये होती थी, मैं सोचता था कि कोई स्पेसिफिक एक बुक होती है जो बुक मुझे नहीं पता, टॉपर को पता होती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि चेस क्या खेलना आता है आपको, शतरंज जो होता है क्या आपको खेलना आता है क्या, शतरंज खेलने के लिए क्या जरूरी बातें हैं? जरूरी बातें हैं कि आपको गेम के नियम मालूम हो। कुछ भी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ भी एनसीईआरटी का एक सिंगल क्वेश्चन बिना ऐसा नहीं है जो बिना सोचे आप करोगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जब हम लाइव कर रहे होते हैं अपनी, तो उस दौरान आप क्वेश्चंस जो पूछते हो उनको मैं धीरे धीरे यहाँ पर लेने की सोचता हूँ। जो जेन्युइन क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं उनमें से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप लोगों का रहता है वो ये कि सर हम बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी का कितना रोल होता है, यानी एनसीईआरटी से कितने मार्क्स का हो जाता है, क्या मुझे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए पूरे मार्क्स लाने के लिए। इस तरह के जो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उन सभी का जो एजेंस है वो यही है कि आप जानना चाहते हैं एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन से, और कितना % वहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। इसको समझे एक छोटे से एग्जाम्पल से बच्चों। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि चेस क्या खेलना आता है आपको, शतरंज जो होता है क्या आपको खेलना आता है क्या, शतरंज खेलने के लिए क्या जरूरी बातें हैं? जरूरी बातें हैं कि आपको गेम के नियम मालूम हो। ऐसे ही करके मैं बोलूं कि क्रिकेट खेलना आता है क्या, गेम के नियम मालूम होने चाहिए, यानी कि जो दर्शक होते हैं, जो दर्शक बैठे होते हैं क्रिकेट के मैदान में, वो लोग भी क्रिकेट में सभी नियमों को जानते हैं। लेकिन खिलाड़ी और दर्शक में बेसिक फ़र्क क्या होता है? दोनों के दोनों नियमों को जानते हैं, दोनों के दोनों जानते हैं खेल कैसे खेला जाता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि जो खिलाड़ी होता है वो खिलाड़ी ने उस खेल को खेला होता है, उसमें प्रैक्टिस की होती है। अभी तो खिलाड़ी और दर्शकों की बात थी, अभी खिलाड़ी और खिलाड़ी में भी फर्क होता है। किस खिलाड़ी ने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है वो उतना ज़्यादा विनर होता है। यानी एक ही ग्राउंड में आपके दो बैट्समैन अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है। कारण उसका कुछ और नहीं बल्कि है उनकी प्रैक्टिस। टैलेंट आता है प्रैक्टिस के बाद, मतलब एक टैलेंट, एक लेवल पर टैलेंट सभी में होता है जितने खिलाड़ी वहाँ खेल रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो जितना हार्डवर्क कर रहा होता है, जो जितनी नेट प्रैक्टिस कर रहा होता है, वही विनर होता है, वही उन सभी को बीट करता है और वही सबसे पहले नंबर पर आता है। तो आपको ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने समझाने की यहाँ पर कोशिश की है ताकि आप समझ सकें कि बेसिक खेल के नियम तो आपको आने ही आने चाहिए, वो तो सवाल ही नहीं है। यानी क्या, यानी कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे होते हो, मैथमेटिक्स जैसे हम पढ़ रहे होते हैं और हम बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उस समय उतनी एक थ्रेशोल्ड लेवल तक तो हम सबको आनी ही आनी चाहिए। अब वो थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, वो गेम के नियम क्या है। अगर आपको कोई बोले कि मैनुअल पढ़ के आना है आपको एटलीस्ट, तो वो मैनुअल क्या है, वो है एनसीईआरटी। बच्चों आपको एनसीईआरटी को जरूरी पढ़ना ही पढ़ना है। सवाल तो इसके बाद शुरू होता है कि कैसे, क्या आगे की कहानी कैसे होती है, जो टॉपर आता है वो कहाँ से पढ़ लेता है, वो कौन सी बुक को स्पेशली फॉलो कर रहा है। जब मैं आपकी एज ग्रुप का था तो मेरी जो साइकोलॉजी होती थी सोचने की वो ये होती थी, मैं सोचता था कि कोई स्पेसिफिक एक बुक होती है जो बुक मुझे नहीं पता, टॉपर को पता होती है, और उसके किसी बड़े भाई बहन ने या किसी ने, टीचर ने उसको बुक दी है और वो उस बुक से ही पढ़ता है और चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो कर लेता है। अगर हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं, हम देखते हैं, हम पूरी एनसीईआरटी को बहुत लिटरली फॉलो करके गए हैं, एग्जामिनेशन में हम बैठे और हमने देखा कि क्वेश्चन ऐसा आ चुका है जो कि हमने आज तक कभी देखा ही नहीं, आधे बच्चों का कॉन्फिडेंस वहीं टूट जाता है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन कभी देखा नहीं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ इस बात से क्वेश्चन को जज करते हैं कि उनको आएगा कि नहीं आएगा, कि उन्होंने देखा है कि नहीं देखा। अगर उन्होंने क्वेश्चन पहली बार देखा है आज, तो काफियों का जो कॉन्फिडेंस है वहीं टूट जाता है कि हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। वो पढ़ते भी नहीं है कि क्वेश्चन में लिखा गया है आगे की बातें, सिर्फ नाम चेंज हो गया, सिर्फ छोटे मोटे फिगर चेंज हो गए, इतना ही चेंज उनके लिए भारी पड़ जाता है, साइकोलॉजिकल लेवल पर उनको गिरा के रख देता है। तो हमें समझना क्या, हमें समझना है बच्चों की जब हम एनसीईआरटी की बातचीत करते हैं ना कि एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आपको एक कॉन्सेप्ट देने का काम करती है। जब मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट तो आपको समझ होनी चाहिए कि व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्सेप्ट। कई बच्चों को समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट मतलब क्या। कॉन्सेप्ट मतलब कि आपको जितने पैटर्न बन सकते हैं बेसिकली उस क्वेश्चन पर, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो कॉन्सेप्ट्स को समझाने का काम करता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के एक जो खास बात है जो मुझे आप लोगों से कह देनी चाहिए वो ये कि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन एक पैटर्न लेके रखता है। क्या फर्क होता है एनसीईआरटी और अदर हेल्पिंग बुक्स में? जैसे आप कोई दूसरी बुक फॉलो करते हो, जैसे आरडीआरएस वगैरह फॉलो करते हो आप एक बारी के लिए, उसमें और एनसीईआरटी में बेसिक फर्क क्या होता है? तो कईयों को लगता है अरे सर ये तो एनसीईआरटी में क्या ही है सर, इतनी पतली सी बुक है, लेकिन आपको समझना होगा एनसीईआरटी सूत्र है बेसिकली। जो सूत्र होते हैं वो छोटे ही होते हैं, हमेशा छोटे सूत्रों में बड़ी बातें लिखी जाती है, बस वैसी ही चीजें होती हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का अगर क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते एनसीईआरटी में। कुछ तो फर्क होगा, किसी भी लेवल पे होगा, चाहे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हो चाहे कैलकुलेशन लेवल पे हो, कुछ तो फर्क एनसीईआरटी ने डाला ही होगा। एनसीईआरटी की खास बात है कि अगर 10 क्वेश्चन दिए तो 10 क्वेश्चंस में 10 अलग अलग चीजें कुछ तो हैं।
वो आपका काम और आपके टीचर्स का, एजुकेटर्स का काम होता है आइडेंटिफाई करना कि वो अलग चीज़ क्या थी जो आपको बताई जानी चाहिए थी। यहाँ पर कुछ भी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ भी एनसीईआरटी का एक सिंगल क्वेश्चन भी ना ऐसा नहीं है जो बिना सोचे आप करोगे। हर एक क्वेश्चन में कुछ एक हिडन चीज़ होती है, हमें वो आइडेंटिफाई करनी होती है, और जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं उन हिडन चीज़ों से बनते हैं। फिर अगर कोई बच्चा बोलता है सर मुझे नहीं समझ में आ रहा वो हिडन चीज़ क्या है, मेरे पास नहीं है इस तरह के एजुकेटर्स, मुझे नहीं बता रहा कोई हिडन चीज़ क्या है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा लेते हैं बस खत्म, अब क्या करूँ। तो बच्चों आप लोगों के लिए वो ऑप्शन होता है दूसरी तीसरी बुक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वो जो एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन के बीच में 10 क्वेश्चन जो बन सकते थे, उन 10 क्वेश्चन को RS RD वगैरह कवर करते हैं। वो बोलते हैं कि आप नहीं सोच पा रहे तो हम कोई बात नहीं आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, ऐसा हो सकता है। तो फिर ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ कि हम इस तरह से इन्हें फॉलो करें। लेकिन ये बहुत महंगा काम है, बहुत उसमें एफर्ट डालने वाला काम है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए क्या करें, इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूं कि जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा होता हूं तो मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बीच में जो इन बिटवीन द लाइन्स वाली चीज़ें होती है वो बताने की। यहाँ पर एजुकेटर की भूमिका होती है। इसीलिए बच्चों अगर आपने वन शॉट देखे होंगे तो आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस हुई होंगी। फिर इसके बावजूद जब मुझे लगता है कि कुछ और चीज़ें जो करी जा सकती है, जो चीज़ें कराई जानी चाहिए बच्चों को, ताकि उनको यहाँ से वो नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए थोड़ा ईजी कर लो, इसीलिए मैं क्वेश्चंस लेता हूँ अलग अलग टाइप के। आपने हॉट्स की सीरीज़ को देखा होगा, मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं कितने प्यारे क्वेश्चंस लेते हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे बच्चों, खुद प्रिपेयर किए गए, अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन है, हर चैप्टर वाइज मैंने कराए थे, उन्हें देखो। लेकिन स्टेप वाइज हमेशा फॉलो करो, पहले अपना कॉन्सेप्ट जरूर पूरा करा करो, तब जंप किया करो। हमें क्या लगता है हम डायरेक्टली कोई टफ सा क्वेश्चन उठा लेते हैं और सोचते हैं कि मतलब टफ कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे ही सो कॉल्ड टफ उठा लेते हैं, फिर हम सोचते हैं हमसे क्यों नहीं हो रहा है यार। प्रोसेस को फॉलो करना होता है, प्रोसेस फॉलो करोगे हर किसी से होगा। अगर हमें ना 10 मंजिला इमारत में जाना है तो उसके प्रोसेस हैं, तरीके हैं, सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट है, उनसे जाओगे। ऐसे उछलोगे तो नहीं चले जाओगे आप अपने आप में, तो उसका हर किसी का तरीका होता है। बस वैसे ही अगर टफ से टफेस्ट क्वेश्चन भी अगर बना हुआ है, तो अगर क्वेश्चन बना हुआ है तो उसका आंसर होगा, और आंसर होगा तो उसका एक प्रोसेस होगा। ढूंढो उसके प्रोसेस को, उसके तरीके को, उसके प्रोसीजर को समझने की कोशिश करो कि क्या ट्रेंड होगा, क्या तरीका था सोचने के लिए, क्या मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए थी चीज़। सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के मुझे आ गया, मैं बस अब जैसे सॉल्यूशन देखा मैं भी वैसे ही कर दूंगा, वो नहीं होता। उसकी साइकोलॉजी समझा करो कि उसने अप्रोच क्यों चुना, क्वेश्चन करने वाले ने, उसने इस अप्रोच से क्यों गया, वो मेरे अकॉर्डिंग इस अप्रोच से जाना चाहता, उससे क्यों नहीं गया। ये ट्राई करना पड़ता है बच्चों, और ये चीज़ें जब आप करते हो इसी को हम कहते हैं मेहनत करना। इतना सही काम होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है। मेहनत ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा वजन लेकर सर पे जाना होता है, ग्राउंड के चक्कर मारने होते हैं, ऐसी मेहनत नहीं होती। सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, और वो डेवलप होती है क्यूरियोसिटी से। आप कुछ मत करो, आप मेहनत मत करो, सिर्फ क्यूरियस हो, क्यूरियोसिटी डेवलप करो। क्यूरियोसिटी एक बार डेवलप हो जाएगी तो वो आपसे मेहनत ऑटोमेटिकली करवा देती है, और वो मेहनत दुनिया को लगती है मेहनत है, आपके लिए वो मेहनत नहीं मजा होती है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ चुका होगा एक बात, कि जब मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी से कितने मार्क्स का आएगा, तो ये समझ के रख लेना कि जैसे अगर मेरे से आप पूछो ना, जब मैं आपको एग्जाम में कुछ कराऊं, अगर आपके पेपर आएगा, मैं आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगा, तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का बता सकता हूं रेफरेंस की, एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन में, मतलब किस एक्सरसाइज को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन बना था। कहने का मतलब ये कि जिसकी प्रैक्टिस एक बार हो गई तो उसके लिए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही हैं फिर। और अगर सिर्फ कोई ये मानकर चल रहा है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिट्टो आएगा तो वो जमाना आप जा चुका है, इससे आप अपने आप कमजोर मत साबित कर देना। ऐसा मत सोचना तो सर मैं कैसे करूंगा, मैं सच बता रहा हूं, आपकी जगह में होता मैं भी ऐसा ही कुछ सोचता कि यार सर इसमें तो कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, क्वेश्चन कहां से आ जाएगा, हमने पढ़ा, हमें कैसे पता। कुछ नहीं होता। आप जब प्रैक्टिस करते हो ना बच्चों, रिगरस प्रैक्टिस करते हो, वो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, आपको खुद पता नहीं चलेगा कब आप पे आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को जो मैंने बोली इसका कुछ तो समझे होंगे, इस बात से कुछ तो एजेंस आपने निकाला होगा अपने आप के लिए, कुछ तो आपको इससे हेल्प मिली होगी। जो भी हेल्प मिली हो उसे एग्जीक्यूट करना चालू करो, जो भी बात आप समझे, जो भी मैंने बोला। कुछ क्वेरी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। जो लाइव सेशंस चल रहे हैं अब इसके बाद मेरा एक लाइव सेशन है, इवन यहीं कहीं आपको दिख रहा होगा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पे। ये देखो अच्छी वैरायटी के सारे क्वेश्चन, इससे पहले ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, जितने चैप्टर्स आपके होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये सब ले चुका हूँ। आज इसकी बारी थी, बच्चों ने कहा था कि ये करना है। अगर आप नहीं आते लाइव में तो कोशिश क्या करो, लाइव में आया करो, 9 o'clock में स्टार्ट होती है। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।